अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड विद वाहिद हाशमी। काफ़ी वक्फे के बाद मैं हाजिर हुआ हूँ उन लोगों से माजरत जो मेरा इंतज़ार कर रहे थे और उन लोगों से भी जो नहीं इंतज़ार कर रहे थे। मैं कुछ घरेलू मसरूफियात की वजह से इतना मसरूफ़ हो गया कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कोई वीडियो बनाता। मैं अपने शौक़ के लिए कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है कि इसका फ़ायदा कुछ न कुछ लोगों तक ज़रूर पहुँचेगा। जैसे मैंने अपनी बिल्कुल पहली वीडियो में कहा था कि मैंने काफ़ी तवील अरसा कमर्शियल बैंकिंग में गुज़ारा है, तो मैं अब अपने इस फ़ारिग वक़्त में चाहता हूँ कि लोगों तक कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, जो उनके लिए जनरल बैंकिंग में अपने रोज़मर्रा के मामलात में काम कारआमद हो। साथ ही साथ कुछ बैंकर का भी इसमें इनपुट होता है, तो वो भी चलता रहता है। आज मैं मुख्तसर बात करूँगा, ताकि मैं अपने आप को वार्म अप कर लूँ। 2-3 सवालात आए थे, उनमें से एक सवाल ये था कि जैसे कि आपने अपने तारुफ़ में बताया कि आपने 40 साल बैंकिंग में गुज़ारा, रफ़ली स्पीकिंग 20 साल ब्रांच बैंकिंग में, 20 साल ट्रेनिंग में। तो आप ये बताइए कि आपके दौर के जो बैंकर थे, यानी मीन जैसे मैं हूँ, 40 साल पहले से अगर बैंकिंग कर रहा हूँ, तो और आज के बैंकर में फ़र्क क्या है? क्योंकि मैंने वो बैंकिंग भी की है और ये बैंकिंग भी की है। तो मुख्तसरन अगर मैं कहूँ कि हम लोग जो बैंकिंग में काम करते थे, वो मैनुअल बैंकिंग थी। यानी किसी किस्म का कोई कंप्यूटर, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आला हमारे पास नहीं होता था कि जिसके ज़रिए से हम अपनी कोई यानी बैंकिंग एक्टिविटी कर सकें। इवन हमारी नॉर्मल छोटी ब्रांचों में ये सिंपल साइलेंट कैलकुलेटर भी नहीं होता था, क्योंकि उस वक़्त कैलकुलेटर बराह रास्त जापान से इम्पोर्ट होते थे और वो केसीओ के 8 डिजिट वाले कैलकुलेटर होते थे। तो ब्रांच यानी को इन्वेंटरी के तौर पे नहीं दिया जाता था कि वो छोटी-सी चीज़ें गुम जाएगी तो ख़ामख़ा मसला बना रहेगा ना एम्प्लॉयी के लिए। अपने तौर पे कोई खरीद ले तो खरीद ले। तो हम ज़ुबानी जमा तफ़रीक करते थे। तमाम लेजर मैनुअल थे, यानी किसी किस्म की कोई हम कंप्यूटर से हमारी कोई चीज़ मदद नहीं मिलती थी। हर चीज़ हम मैनुअल काम करते थे। तो मसलन ये है कि कस्टमर के प्रॉफ़िट लगाना, मंथली उनकी बैलेंसिंग करना या क्वार्टरली बैलेंस करना या डेली बैलेंस करना या वीकली बैलेंस करना, या अकाउंट्स जो बैलेंस होते हैं। और इसी तरह उसके ऊपर प्रॉफ़िट लगाना, इसी तरह उसके कैलकुलेट करना कि ज़कात कितनी लगेगी और ये सारा। तो ये सारा काम इसी तरह लोन्स के अकाउंट्स के ऊपर मार्कअप अप्लाई करना, फिर उसके बैलेंसेस करना, ये सारे काम हम खुद करते थे। फिर हम उसकी वीकली एक रिपोर्ट बनाते थे जो स्टेट बैंक को जाती थी, मंथली जाती थी। तो ब्रांच का प्रॉफ़िट एंड लॉस पी एंड एल हम खुद निकालते थे। हमें हर महीने पता होता था कि हमारी ब्रांच यानी नेट प्रॉफ़िट लॉस नहीं, ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेट होता था कि वो क्या है, यानी ब्रांच प्रॉफ़िट में जा रही है कि लॉस में जा रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें पॉलिसी मिलती थी। अभी आप लोग यही काम कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर यही काम कर रहा है लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। नतीजा ये है कि आपको बिल्कुल पता नहीं है कि कैसे होता है, और पता होना भी नहीं चाहिए, ज़रूरत क्या है उसकी। तो अब यानी फ़र्क क्या था? यानी हमारे बैंकिंग में और आप बैंक में फ़र्क क्या है? हम लोग एक्चुअली बैंकर थे, यानी हम पॉलिसी हमें बता दी जाती है, हम उसे खुद अमल करते थे और हम खुद ही ज़िम्मेदार होते थे उसके, और खुद ही हर चीज़ काम खुद करते थे। आप लोग इनपुटर हैं। इसको माइंड नहीं करना है, मैं सिर्फ़ आपको फ़र्क बता रहा हूँ। इनपुटर इस सेंस में कि आपने खाली सिस्टम में कोई चीज़ इनपुट करनी है, वहाँ से आपको जवाब आना है। क्योंकि सिस्टम को सारी पॉलिसीज़ यानी रिकॉर्ड कर दी गई हैं, डेटा फ्राहम कर दिया गया है, वहाँ से एनालाइज़ करके फ़ौरन जवाब दे देता है। तो आप एक्चुअली कुछ एग्ज़ीक्यूट नहीं कर सकते। आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि पैसा किधर चला गया और कहाँ, किस जगह पर पड़ा हुआ है। यानी वो बता भी सकते हैं ज़ाहिर है, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कंट्रोल कोई और कर रहा है। तो इनपुटर का जो यानी किसी भी लेवल पर आप काम कर रहे हैं ना, आप इनपुटर हैं। आप उसको इनपुट करते हैं, वहाँ से आपको जवाब आता है, आप उसको आप कस्टमर को बता देते हैं। अब इसमें मसला क्या है? देखिए, हमारे पास कस्टमर आता था तो हमारे पास उसका लेजर होता था। नॉर्मली कस्टमर का क्या मसला होता है? मेरा बैलेंस क्या है? वो चेक हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? आप भी बता सकते हैं फौरी तौर पे। सम टाइम नहीं भी बता पाते, अब सिस्टम डाउन हो गया फ़र्ज़ करें। तो आप बैठे हो और कस्टमर कहता है जब आओ तुम्हारा सिस्टम डाउन है। हमारा ये मसला नहीं था ना, हमारे पास तो कस्टमर का अगर 15 साल पुराना अकाउंट है तो 15 साल का उसका पूरी अकाउंटिंग हमारे सामने रखी हुई है। अगर कोई लोन है तो 10-12 साल का, 15 साल का लोन सामने रखा हुआ है। कौन-सी किस्त शॉर्ट हुई, कितनी कम है, कितने ज़्यादा है। बगैर किसी परेशानी के हम वहाँ देख के और सीधा हम उसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दे देते थे, मैनुअल हाथ से बना के उसको एम्बेसीज़ यानी एक्सेप्ट भी करती थी और कभी-कभार इंक्वायरी भी करती थी कि स्टेटमेंट में अगर कोई ऐसा उनको नज़र आया कि ये सही नहीं है, जो भी इंटरव्यू के दौरान अभी आप ये कर रहे हैं। तो बैंकिंग में तो कोई चेंज नहीं आई, मीडिया में चेंज आई। यानी हम जिस काम को लेजर्स पे करते थे और खुद करते थे, वो काम आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं और खाली इनपुट कर रहे हैं। इसमें कोई डिग्रेड करने की बात नहीं है कि मैं कोई कमाल कर रहा था, अब हम या हम कमाल आप कमाल नहीं कर रहे, ऐसी बात नहीं। उस वक़्त का मामला यही था। अब एक लेजर के ऊपर 500 काउंट होते थे, यानी एक एक मोटा-सा लेजर है, 1000 सफ़ों का।
तो उसमें फिर हम ज़ाहिर है कि दूसरा लेजर लगा लेते थे, फिर ख़त्म। तो हर इसी तरह उसकी बैलेंसिंग करना सब कुछ, ये सब हम अपने हाथ से करते थे। कस्टमर का प्रॉफ़िट अपने हाथ से लगाते थे, देखते थे इसका कितना प्रॉफ़िट बनता है। अगर कोई ओवरड्राफ्ट हो जाए, हमें सामने नज़र आ जाता था ओवरड्राफ्ट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें। अब आप इनपुट है। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि आप जो बैंकिंग कर रहे हैं, इसमें आप एग्ज़ीक्यूशन लेवल पर नहीं हैं। आप सिर्फ़ डिलीवरी लेवल पर हैं। यानी आप जो जो भी कस्टमर से वादा करते हैं, उसको आप डिलीवर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर हमारे वक़्त में भी कैश आती थी तो हम कस्टमर को देते थे। हमारे पास कैश नहीं रखी होती थी। अब भी यही सूरत-ए-हाल है, कैश आएगी। ये तो बिल्कुल वही बात है कि कैश की डिले हो जाए, कस्टमर का हजूम लग जाता है और कहते हैं आपके पास हमेशा कैश लेट आती है। अब भी ये होता है। तो देखिए वो कैश हम बना के नहीं दे सकते, यानी हम खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते या कहीं से ला के नहीं दे सकते। आप भी यही करते हैं। तो ये तो वही सेम चीज़ है ना। तो अब देखें, हम क्या कहते थे, भई कैश आएगी आपको दे देंगे, आप बैठे हैं, इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी भी लेकिन आम चीज़ें क्या है, मिसाल के तौर पे हम अकाउंट खोलते थे, तो साथ ही चेकबुक कस्टमर को दे देते थे, उसी वक़्त। अब आप नहीं दे सकते। ये आपकी मुश्किल नहीं है, आप उस चेकबुक को इनपुट कर सकते हैं, डिलीवरी के। अब मसला ये होता है कि कस्टमर के लिए तो आप बैंक है ना, कस्टमर आपसे झगड़ा करता है, आर्गुमेंट करता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे मेरे जैसा कस्टमर जाएगा यार, हमारे ज़माने में आपको पता है ना, एक फ्रेज़ हमेशा चलता रहता है कि जैसे हमारे वालिदैन कहते थे कि हमारा ज़माना अच्छा था। हम अपने औलाद को कहते हैं हमारा ज़माना अच्छा था। हमारी औलाद अपनी औलाद कहेगी हमारा ज़माना अच्छा था। तो ये तो हमेशा चलता रहेगा। तो हम वही कहते हैं जी हमारे ज़माने में तो हाथ से बना के दे देते थे। अब हमारे पास जो चेकबुक होती थी, वो ब्लैंक चेकबुक होती थी। इसमें सिर्फ़ बैंक की यानी डिटेल लिखी होती थी, ब्रांच की नहीं होती थी। ब्रांच का नाम हम उस पे स्टैम्प लगाते थे। कस्टमर का नाम नहीं लिखा जाता था। अकाउंट नंबर उसका हाथ से लिख देते थे या स्टैम्प लगा देते थे अगर ज़्यादा बड़ी ब्रांच हो तो। तो उसमें ये था कि हमारे पास कंट्रोल था चेकबुक का। हमने जिसको देनी है, चाहे 25 लीव देने हैं, चाहे 10 लीव देने हैं, चाहे 50 या 100 जो भी देने हैं, करंट वाले को सेविंग सीडी दे दी, सीडी वाले को सेविंग दे दी, सेविंग वाले को करंट दे दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। थोड़ा बहुत ऑडिट वेरिफ़िकेशन होता था, हम वो कह देते थे, उसकी वजह ये थी कि इसका ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा है, इसने कहा जी मैं चला जाऊँगा, मुझे वहाँ से चेक भेजने ये वो। आप इस तरह नहीं कर सकते। क्या करें? तो अब ज़ाहिर है कि जब एक मसला है, उसका हल भी होता है। अब आप क्योंकि डिलीवरी एंड पर हैं, आप कस्टमर से जो वादा करते हैं, उसको आप खुद पूरा नहीं कर सकते। आप सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हुए वादा मिसाल के तौर पर यही चेकबुक आप कस्टमर को कहते हैं, आपको पता है कि चेकबुक आपकी 6 दिन में बन के आ जाती है, आपके पास पहुँच जाती है या 4 दिन में पहुँच जाती है, ऐज़ द केस मे बी। अब आप कस्टमर को जब कहेंगे भई 6 दिन बाद चेकबुक आप आके ले जाएँ, वो 6 दिन बाद आ जाएगा। अब हो सकता है ना किसी वजह से लेट हो जाए, अब जैसे आजकल के हालात हैं, बाज़ वक़्त रुक जाती हैं चीज़ें, तो अब कस्टमर तो आपका फिर मतलब सर फाड़ेगा ना, ये तुमने खुद कहा था, आपने खुद कहा था। तो इसका हल है, यानी एक प्रोफ़ेशनल हल है। उसको हम कहते हैं अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। ये वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पर कि आपकी यानी डिलीवरी सेंट्रलाइज़ हो और ज़िम्मेदार आप हैं ब्रांच में बैठे हुए, भेजने वाला कोई और है, वादा आप कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को यानी ये कोई ज़ाती मेरा कॉइन किया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये किताबों में अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आपको पता है कि आपकी चेकबुक 6 दिन में बन के आ जाती है। आप कस्टमर को 8 दिन का टाइम बताएँ, 8 डेज़। ज़ाहिर है कस्टमर उलझेगा, भई क्यों इतना आप उसको कन्विंस करें कि क्यों कह रहे हैं आप, ठीक है? और ये कहें कि अच्छा हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये हर कस्टमर तो नहीं कहेगा ना आपको, जो ऐसी बात करे उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो आपसे कहें हम कोशिश करेंगे जल्दी आ जाए लेकिन बहरहाल 8 दिन तो लग ही जाते हैं। अब कस्टमर ने अपने माइंड में 8 दिन ले लिया ना जैसे भी आर्गुमेंट हो गया, तो आप उसको अब छठे दिन आ गई ना चेकबुक आपके पास 6th डे पे, तो आपने कस्टमर को फ़ोन किया कि सर आपके साथ मैंने वादा किया था, कोशिश की है, आपकी चेकबुक जल्दी आ गई है। वैसे 8 दिन में आती है। तो ज़ाहिर है कि वो बड़ा ऑब्लाइज़ हो जाएगा। ले बेशक 2 दिन बाद वो उसको 6 दिन बाद आके ले। तो वो उसका एक हल्का-सा ट्रस्ट क्रिएट होगा कि यार ये बंदा जो कहता है उस तरह से करता है। ठीक है? आपने लोन दिया, आपको पता है लोन आपका सैंक्शन होके फॉर एग्ज़ाम्पल 15 दिन में आ जाता है, 12 दिन में आ जाता है, 3 महीने में आ जाता है। ठीक है? 1 हफ्ते में आ जाता है, डिपेंड करता है ना लोन की नेचर क्या है। आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन कर ली है, अब कस्टमर कहता है जी मेरा लोन कब सैंक्शन होगा? अब आपको पता है कि आपके सिस्टम में जो पॉलिसी है उसमें आपको पता है कि जब मैं इनपुट करूँगा, जब ये चला जाएगा, अपलोड हो जाएगा, उसके बाद इसमें 15 दिन लगेंगे। आप कस्टमर को 20 दिन का टाइम दे दें, क्योंकि लोन जो सैंक्शन कर रहा है वो खाली आपका लोन तो सैंक्शन नहीं कर रहा, हो जाता है, आप मतलब 15 दिन में आ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब जब 20 दिन का टाइम देंगे तो शुरू में आर्गुमेंट होगा ना, लेकिन कस्टमर जब 20 दिन पे एग्री कर जाएगा तो अपना जो उसने जो भी डॉक्यूमेंट आगे जो भी अपने वादा करना है ना वो 20 डेज़ के बजाय 25 डेज़ का करेगा, ताकि उसकी साख मुतासिर ना हो, रिस्पेक्ट ना खराब हो। आप क्या करेंगे? आप ज़ाहिर है पता है 15 दिन में आ जाएगा।
तो अब वो आ गया 15 दिन में या 16 दिन में, तो आपने उसको फ़ोन करके बता दिया। जब मैं जैसे कह रहा हूँ, हर कस्टमर के साथ नहीं होगा, ये वहाँ होगा जहाँ कस्टमर आर्गुमेंट करता है। मसलन मैं आपने कहा 20 दिन लगा, मैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं चुप करके आ गया, तो मुझे आर्गुमेंट करने की ज़रूरत क्या है? 15 दिन बाद आ गया, उसको पता लग गया लोन सैंक्शन हो गया, उसको इंटीमेशन आ गई, बड़ा खुश हुआ, उसने कहा, "क्या है जी वो जी, जल्दी हो गया, बड़ी खुशी की बात है।" अब ये आप नहीं कहेंगे कि मैंने भी कोशिश की, वरना हर बंदा आपसे। तो अब देखें ये है क्या, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। अब जब आप इस तरह से काम करेंगे तो आपको ये जो इनपुटर वाली वैल्यू है, ये निकल के बैंकर आप बन जाएँगे। यानी आप खुद डिसीजन लेके एक बात काम करके कस्टमर को देंगे, इससे क्या होगा? आपका जो कॉन्फिडेंस है कस्टमर पर बढ़ेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ होगी, आपकी ब्रांच की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ होगी, कस्टमर का ट्रस्ट होगा, आपके बैंक की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ होगी, कस्टमर का ट्रस्ट होगा। ये ट्रस्ट कोई पूरा बैंक मिल के नहीं बना सकता, एक इंडिविजुअल बनाता है। आप जिस ब्रांच में बैठे हैं वहाँ आपका ट्रस्ट है। कस्टमर आपकी तारीफ़ करना शुरू करेंगे। आप उस तारीफ़ से उनके खुश होंगे, ज़ाहिर है, और वो तारीफ़ झूठी भी नहीं होगी, ज़ाहिर है, अब हो रहा होगा काम। तो इससे आपको एक जो जॉब सैटिस्फैक्शन मिलेगी, और आप इस तरीके से अपने आप को, यानी बगैर किसी परेशानी के काम करेंगे। उस सूरत में जो छोटी-मोटी परेशानी आएगी, वो आपको ज़हनी तौर पे इतनी मुतासिर नहीं करेगी, क्योंकि कस्टमर ज़्यादातर आपकी तारीफ़ कर रहे होंगे। तो ये वो तरीका है जो आपको इस ऐसी सिचुएशन में, जहाँ पर हम आजकल काम करते हैं कि हमारा सारा सिस्टम सेंट्रलाइज़ होता है। देखिए, अगर आपकी ब्रांच में सेंट्रलाइज़ नहीं है तो आपका कोई मसला नहीं, आप खुद ही कर रहे हैं। लेकिन अगर सेंट्रलाइज़ है और कहीं से सैंक्शन आनी है या कहीं से डिलीवरी आनी है और आपने उसको आगे देना है, उस सूरत में आपको ये अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर की टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि आपको सुकून मिले आपकी ब्रांच काम करते हुए। तो आज के लिए इतना ही। मैं इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो 2-3 सवाल और हैं, ख़ास तौर पे अकाउंट ओपनिंग के हवाले से, कुछ नॉन बैंकर्स के, उनको डील करूँगा। आपसे गुज़ारिश है कि इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी रीच में इज़ाफ़ा हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।